आज हम किसी ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो कह सकते हैं कि युवाओं को गाइड करने के मामले में इनको जाना जाता है। इनका नाम डॉक्टर गुरमीत सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैं हूं और हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह, उनके पास मैं आई हूं। आज हम ये जानेंगे कि युवाओं का आज का जो रुझान है वो किस तरफ होना चाहिए, या फिर आज का रुझान किस ओर है, क्या वो सही है या नहीं है। करियर के हिसाब से अगर देखें, अपने फ्यूचर के हिसाब से देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए युवाओं का रुझान। इन तमाम बातों पर हम बड़ी कैजुअल सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, मेरे चैनल में वीसी ब्लॉग्स है, मैंने नया शुरू किया है, तो इसमें आपका स्वागत है और आपका पहला हमारे साथ ये बातचीत है, मेरे साथ आपकी बातचीत। तो हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगा कि चूंकि मेरा जो YouTube चैनल है सर, ये इट्स ऑल अबाउट यूथ या फिर नेचर या फिर जो भी अवेयरनेस से जुड़ी चीजें हैं उससे रिलेटेड है मेरा YouTube चैनल। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ ये जरा आप अगर खोल देंगे तो इसके साथ मैंने कुछ इसमें चीजें लिखी हैं जिनके साथ मैं सर से बातचीत करूंगी। एक तो सर सबसे पहले जो मुझे जानना है, एक होती है डिग्री और दूसरा होता है, आप थोड़ा सा टच करते रहेंगे। हाँ ठीक है। एक होती है डिग्री और दूसरा होता है स्किल। तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आज के दौर में सही है, ये बताइए। सबसे पहले तो वैशाली आपका धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया इस बातचीत के लिए। और आपने कहा पहली बातचीत है, वैसे आपका अनुभव बहुत है और डिफरेंट चैनल्स पे हम बहुत बार मिलते रहे। जी बिल्कुल। पता नहीं कितने, हाँ शायद वो 2010-11 की बात है सर। तो बहुत बार हम वो अखबारों का तफसील से वो बाप रे, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद अलग अलग चैनल पर निश्चित ही इस तरह के माध्यम पे जो आज का माध्यम है और जो आपने बताया कि आप इस पर्पज से कर रहे हो, तो ये पर्पज भी बहुत ही आपका अच्छा पर्पज है। और एक तरह से मैं तो ये कहता हूँ कि आप सोसाइटी की सेवा का ही एक काम कर रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है जिसपे आपने आज मेरे से बातचीत करने की शुरुआत की, आपने कहा कि इससे जुड़े हुए अलग अलग विषयों पे हम बातचीत करेंगे, तो वो बहुत बड़ा किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग हम मान सकते हैं, जिसमें बहुत संभावनाएं भी होती हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं और बहुत सारे खतरे भी होते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हम आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक आपका ये चैनल पहुंच पाए और आप बातचीत कर पाए। अब आपने पूछा स्किल और उसका, देखिए पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो शिक्षा है उसका पर्पस है क्या, है ना। ये एक हमेशा डिबेट रहती है और बहुत सालों से ये बात चलती भी रहती है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी चली कि क्या शिक्षा का मतलब व्यक्ति को या युवक को, युवती को, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करना है, या नौकरी ना कहिए तो चलिए रोजगार कह लीजिए, क्योंकि नौकरी और रोजगार में भी अंतर है, बिल्कुल है ना। सरकारी नौकरी में भी अंतर है और उद्यमिता में अंतर है, या उन्हें एक बेहतर इंसान के तौर पर बनाना है जिससे कि वो जो तमाम चैलेंजेस लाइफ के हैं, लाइफ का एकमात्र चैलेंज नौकरी तो है नहीं, बिल्कुल न पैसे कमाना तो नहीं है, और भी बहुत सारा आप देखते हैं कितने लोग IIT जैसे संस्थानों में सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। सही बात, कितनी जगहों पे तो आदमी को हिला देता है, बिल्कुल इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद बड़ा शॉकिंग आजकल, और ये सर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। कभी कोई हॉस्टल से, यहाँ यूनिवर्सिटी में सुनते हैं कई बार कि हॉस्टल से छलांग लगा दी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे। तो वो अब सवाल ये कि एजुकेशन क्या, तो एजुकेशन एक चीज नहीं है। पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है, स्पेक्ट्रम है, जिसमें ये सब चीजें किसी ना किसी रूप में शामिल हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो निश्चित ही एक बेहतर इंसान बनाना, एक संवेदनशील इंसान बनाना, एक जीवन दृष्टि देना कि आप चीजों को किस तरह से लेते हैं। आप में सबसे पहली बात तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा में उदारता आना, जहाँ आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, दूसरे की भी स्थिति को समझें। अगर ये चीजें हम सीखेंगे और उदारता रखेंगे, दूसरे के विचारों के लिए स्पेस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे जो टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो कम होते हैं। एक बात, अब कैसे करेंगे, अब आपका सवाल था स्किल वाला। निश्चित ही जो स्किल्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, और उसमें दिक्कत क्या हो रही है हमारे यहाँ, जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मान, और किसी और को नहीं, आप अपनी बेटी को अगर मैं कह दूं कि भाई तू इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना शुरू कर दे, नाराज हो जाएगी, है ना, प्लम्बर का काम कर ले। सही बात। कुछ संयोग से कुछ अवसर मुझे भी मिले जहाँ हम, अब इतनी आयु भी हो गई तो कुछ दुनिया के देश हमने भी देखे। अपने यहाँ
ये चीज जो काम के जो हमने स्तर तय कर रखे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन है तो वो एक छोटा काम है, हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल किसी और देश में नहीं है। मैं बहुत देशों में देखा कि बच्चा पीएचडी कर आप रहा है। रिसेंटली कहाँ गए थे? कभी कभी तो जाता रहता हूँ, वैसे लास्ट में पढ़ाने तो इटली गया। यस, और उससे इटली पहले गए थे आप, ताशकंद भी इटली गया गए था। थे। हाँ हाँ, तो ताशकंद भी गए। वहां पर तो मैं जो बात बता रहा था वही कि हमारे यहाँ पर हमने काम का कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। हाँ, उदाहरण के लिए ग्रेडिंग कर देना, ग्रेडिंग कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है, हम अपने लिए बहुत नैरो कर लेते हैं जी। जब नैरो करते हैं तो कुछ ही परीक्षाएं रह गई, यूपीएससी तो रह गई। मुझे, मैं आपको टोक रही हूँ, क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं है? हमारी मतलब हमारे माता पिता या उनसे पहले हमने खुद ही ऊपर से ये सीखा है कि ये छोटा नहीं। देखिए उसमें माँ बाप नो डाउट जिम्मेदार है, हाँ, समाज जिम्मेदार है। अगर आप, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आप हमारे यहाँ खासतौर पे अगर लड़की हो तो और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। अगर वो किसी होटल में किसी बार में वेटर हो, हाँ, तो लोग उसको इस निगाह से देखेंगे कि जैसे वो पता नहीं कोई ऐसा काम करे जो बड़ा अनैतिक है। अनैतिक है। विदेशों में मैंने देखा कि लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, साथ में वो शाम को वेट्रेस का काम कर रहे हैं, बच्चे, है ना, उनके अंदर वो भाव नहीं है। तो ये जो हमारा टोटल, एक बार मैं किसी देश में मैंने देखा कि एक लड़का था जो रेलवे स्टेशन पे उसकी बर्गर वगैरह की दुकान थी, स्नैक्स की, और उससे ऐसे ही बातचीत हुई तो उसने, वो डॉक्यूमेंट्री मेकर भी था, फिल्म मेकर भी था। अरे वाह। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जो मान लीजिए +2 के बाद नौकरी कर रहे हैं 3-4 साल, क्योंकि 18 साल के बाद आमतौर पर वहां पर बच्चे आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं या हो जाते हैं, हाँ। और फिर घूमते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे इटली से भी मेरे बच्चे जो वहाँ स्टूडेंट थे बीए के, अकेले, और वो भी लड़कियां भी, भारत भी घूमने आई। हमारे यहाँ आप ये चीजों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया, बहुत नैरो कर रखा है। उस चक्कर में क्या हो रहा है अभी, तो रिसेंट क्या हो रहा है आजकल, जो मैं हैरान होता हूँ कि +2 के बाद, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, अगर आईआईटी की बात करूं तो और पहले, कि लोग कॉलेज लाइफ देख ही नहीं रहे हैं। लोग ओपन में कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, एमए या बीए, और साथ में कोचिंग। तो कोचिंग की कोचिंग चल रही है, और वो फैक्ट्री जैसी बन गई है। एग्जाम की पद्धति भी इस तरह की है कि वो आपका उस तरह से पूरा पर्सनैलिटी का टेस्ट करने की, और इतनी लेंथी प्रोसेस है उसमें बच्चे। और अगर मैं +2 से पहले की बात करूं, जो बच्चे इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, वो लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल के लिए प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे स्कूल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अलाउ भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चे 10th के बाद फिर अगेन वही कोचिंग का ट्रैप। आप चंडीगढ़ में भी देख लो, जहाँ जिन सेक्टर्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे आप जाके देखिए, कोटा देखिए। हाँ। मैं बहुत बार हैरान होता हूँ कि कोटा की इतनी स्टोरीज आती हैं, इतनी बड़े बड़े सरकार ने फैसले किए हैं। हाँ। मोदी सरकार तो जानी जाती है बड़े फैसलों के लिए। तो कई बार मैं हंसता हूँ कि मजाक में कि भाई आज तक ना तो ये पान मसाला बैन हो पा रहा है, एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बैन हो पा रहा है। जब हमें पता है इसका नुकसान है, जब हमें पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग, आपको पता है, लोगों के, हमने आप खुद देखे, जानने वाले हमारे परिचित लोगों की मदर, मान लो जैसे माँ बाप हैं, फादर जॉब करें, तो जाके वो कोटा में रहते हैं, और सारी दुनिया को पता है कि कोटा में क्या हो रहा है आईआईटी के लिए, लेकिन वो चल रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ। इसकी वजह से जो हमारा ध्यान है वो केवल इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में लग गया है, और जो हमें स्किल्स डेवलप नेचुरल वे में करनी चाहिए थोड़ा बहुत। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अभी मैं पूछ रहा था कि आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, ये तो स्किल्स की तरफ अब थोड़ा बहुत ध्यान बच्चों का है। वो नई पीढ़ी का, चाहे एआई के कारण हो या वीडियो एडिटिंग है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कुछ लोग यूट्यूब से, मेरा भी एक विद्यार्थी है जो एक चैनल चलाता है परीक्षा की तैयारी के लिए, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, और ये यूट्यूब पे तो कर रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमने काम के साथ रिलेट, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, कि जैसे हमारे यहाँ आईपीएस है या ये परीक्षाएं हैं, बहुत सारे देशों में लोग पुलिस में सार्जेंट के तौर पे, यानी जवान के तौर पर ही भर्ती होते हैं। ये नहीं है कि लोग ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी को कह दूं कि आप सिपाही बन जाओ, वो तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमने हर जगह छोटे काम, बड़ा काम। कई बार मैं हंसता हूँ कि एक आदमी जो रिक्शा चलाता है, उसको हम यहाँ से, मुझे अगर मान लीजिए 17 जाना है, और अगर मुझे रिक्शे में जाना है तो मैं उसको 20 रुपए दूंगा, है ना। अगर मैं ऑटो में जाऊंगा तो मैं उसे 50 रुपए दूंगा। अगर मैं कैब कर रहा हूँ तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा, और कैब में भी अगर मैं बड़ी कार कर रहा हूँ तो मैं 400 दूंगा। जबकि जो व्यक्ति चला रहा है, जो बड़ी कार चला रहा है, वो तो सबसे कंफर्टेबल है। जो मेहनत कर रहा है वो ऑटो वाला, ये जो रिक्शे वाला। आप तो कलकत्ता जाते होंगे, एक जमाने में तो आदमी खींचता था वहां पर, अभी भी शायद कल्चर के नाम पर उन्होंने शायद बंद कर दिया, नहीं अब तो बंद है। लेकिन
तो हमारे यहाँ जो मैनुअल लेबर है उसके साथ हमने उसी वजह से, क्योंकि हमने ग्रेडिंग कर रखी है, हमारी नजर में रिक्शे वाला छोटा है, ऑटो वाला उससे बड़ा है, डिजायर है तो उससे बड़ा है, मर्सिडीज चला रहा तो उसकी वजह से हमने पेमेंट उसी तरह से रखी, है ना। पंचर बनाने वाला जो बेचारा सड़क पे मेहनत कर रहा है, वहां पे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि अगर वो कहे 50 की जगह 60, तो हम कहते पिछली बार तो 50 में बनवाया था। और वही हम जब किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ 100 रुपए टिप दे देते हैं। तो हमारा माइंडसेट जो आपने कहा ये कैसे होगा, ये माइंडसेट हमें धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग अब कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के कारण। मैंने बहुत बार देखा, आप देखते होंगे, जम्मू का मैंने देखा, इधर एक लड़की MA कर रखी है और वो उसने अपना कार्ड खोली है और वो कोई चीज बना रही है। इधर जीरकपुर में भी कोई लड़की हिमाचल की मैंने देखी, उसके माध्यम से, और बहुत सारे लोग अब मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कोई अपनी पेंटिंग बना के वो कर रहा है, तो है, लेकिन बड़े स्तर पर अभी भी नहीं है। और हमारा जो दृष्टिकोण है वो कुछ परीक्षाओं, कुछ पदों, कुछ नौकरियों को लेकर इस तरह से हो गया है कि हम अभी भी स्किल, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन शायद वो अच्छे से टाइप भी नहीं कर सकते हैं, शायद वो एक्सेल सीट, क्योंकि हमारा कल्चर है। हमने स्टाफ, अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं ताशकंद गया था और दुनिया के बहुत सारे देशों में, ये क्लास 4 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो हमारे यहाँ है कि पानी पिलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, आप पानी खुद उठाइए और लीजिए। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नेचुरली, तो ये हमारे यहाँ बना रखा है, क्योंकि तो उसकी वजह से हम स्किल तो सीखेंगे नहीं, बड़े होके भी हमें टाइपिस्ट आगे मिला हुआ है। तो हमें ये चीजों को लेकर थोड़ा सा नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि इससे हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में, इस रैट रेस जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर पहुंच भी जाते हैं, फिर भी वो उतना संतोष जो चीज है ना वो नहीं आती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसका दूसरा वर्जन है, वैसे तो और भी वर्जन है, वो हम लोग वो सुनाते हैं जो मुझे याद है। तो वो सिकंदर एक बार जो है वो आए भारत में, तो एक टीले में एक आदमी फकीर लेटा हुआ था, तो वो रुक गए वहां पे। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तो इतने देश जीत के आया हूँ। कहते फिर क्या करोगे? फिर कहता मैं हिंदुस्तान जीतने आया हूँ। फिर क्या करोगे? फिर मैं फलाने देश में जाऊंगा, वो जीत जाऊंगा। फिर क्या करोगे? तो उसने बोला फिर मैं विश्व का सम्राट बन जाऊंगा। तो उसने कहा फिर क्या करोगे? तो उसने कहा फिर मैं चैन से सोऊंगा। तो उसने कहा फिर यहीं लेट लो, तो पहले से यही कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पीछे जो भागदौड़ है, जो इतना हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ले नहीं जाता, और बहुत ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। तो जो बात है वो यही है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, जरूर तैयार करना है, लेकिन उसमें लिमिट नहीं करना है। ये चीज मन से निकाल देनी है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। मुश्किल है ये कहना, क्योंकि समाज आपको प्रभावित करता है। मैं आपको कोई चीज कहूँ कि आप वहां पे जाके वेटर का काम कर लो, और आप पहले पत्रकार हो, आप तो सबसे पहले ये होगा कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि सर ऐसा, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो आपने सुना ही होगा, मैं हमेशा उनकी वो सीखता हूँ उनसे, विकास दिव्य कीर्ति जो बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हालांकि वो भी कोचिंग चलाते हैं, लेकिन बहुत सेवा भी कर रहे हैं अपने तरीके से अलग अलग जगहों पे। तो वो हमेशा उनका, मैं एक बार कोई सुन रहा था इंटरव्यू, तो हमेशा वो कह रहे थे कि भाई हमने अपनी सारी जिंदगी ये 4 लोगों की वजह से निकाल दी कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग हमें पता नहीं है कौन है, और उन्होंने हमारे जीवन में क्या मदद की है, आज तक क्या किया है। तो इससे उठना मुश्किल होता है कि जो, क्योंकि लोग समाज में जब उस तरह से देखते हैं। और सर अब आके चेंज करना, आप सोचिए कि अब जैसे मैं खुद को ही अगर देखूं, पूरी जिंदगी मैंने जॉब की तमाम चैनल्स में, न्यूज 18 से लेके PTC न्यूज, एवो फलान टीम का, अब फिलहाल मैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब तक मैंने सिर्फ नौकरियां की हैं बड़े बड़े जगहों पे। तो अब जब मैंने ये शुरू किया, तो पहले मुझे लगा कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं हाथ में लेके कैसे बात करूंगी, ये मतलब मैं खुद, मेरा सपोर्ट स्टाफ तो है नहीं। मेरे पास कैमरामैन होते थे, ये होता था, टीम होती थी, तमाम चीजें, लाइट मैन, गाड़ी में। तो अब वही था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को इस चीज से वो किया, ओवरकम किया। तो इससे सीखना, आप तो चलिए हम लोग तो अब थोड़े से बड़े उसमें आ गए। अगर हम यूथ की बात करें तो उनको तो और सीखना चाहिए, बिकॉज देखिए मैं पहले ही कहा कि उनके पास अवसर भी, उनके पास एनर्जी लेवल ज्यादा है, वो जल्दी सीखते हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 17-18 साल में कार चलाना सीखें और एक व्यक्ति 50 साल में सीखे, तो 17-18 साल वाला बच्चे मोबाइल सारा सीख जाते हैं जल्दी। तो उनके पास बहुत एनर्जी है, लेकिन
वो चैलेंज इसलिए कि अगर हम उसे चैनलाइज नहीं करेंगे और उसे हम इस तरफ नहीं जोड़ेंगे कि आप अपने टाइम का कंस्ट्रक्टिव, दिन में तो सबके पास 24 घंटे होते हैं। जो लोग जीवन में अच्छा करते हैं उनके पास भी 24 होते हैं, जो खराब करते हैं उनके पास भी 24। तो अगर हम नहीं करेंगे तो आप इस क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं वहां पे तो हम देख ही रहे नशे का समस्या और ये सारी समस्या और किस तरह से बच्चों की जाने जा रही हैं। और ये जो अब तो हिमाचल में भी, चंडीगढ़ में भी बहुत है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं। तो वो अगर चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, अगर उस समय का वो सही सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर बहुत नुकसान, और फिर वो उससे क्राइम पैदा होता है, फिर उससे फ्रस्ट्रेशन है। अभी बहुत ऐसी कहानियां आजकल आती हैं, आपने सुना होगा 36 सेक्टर में कोई लड़के और लड़की का आपस में झगड़ा हुआ, उसने जाके चाकू मार दिया। मतलब मैं तो हैरान हूँ ये सब सुन के कि ये मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए कहाँ तक चली गई है। तो वो इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया आधा तो अगर हम ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है तो हमारा अपने पे नियंत्रण सही बात है। और तो ये सारी चीजों में मुश्किल यही है कि हम अभी इसको एज सोसाइटी डील नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कोई पेरेंट अपने बच्चों को काउंसलिंग करता हो या वो करता हो, लेकिन और फिर एक रैट रेस है। और सोशल मीडिया के फायदा है लेकिन नुकसान ये है कि दूसरे को देख के हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा लगता है वो कर लेगा तो मेरा भी ऐसा। और फिर दूसरे को आप देखते हैं कि अच्छा उसके पास इस तरह का है, इस तरह की लाइफ जी रहा है, तो मैं भी इस तरह की लाइफ जीऊं। तो वो कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ और रियल लाइफ है, मैं तो खुद अपने आप को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हमें खुद एक सोशल मीडिया एडिक्शन का अगर लेवल होता तो हम काफी ऊपर वाले लेवल में चले गए। जबकि हमारी उदाहरण के लिए मतलब मैं अभी गया था कुरुक्षेत्र, है ना, अच्छा, और रास्ते में एक बच्चा साथ गया था तो उससे मैंने कहा कि अच्छा फोटो खींच लेना ये वो। शाम को आके मैं कहीं और बिजी हो गया शायद कोई चैनल में, रात को मुझे लगा अरे आज की रील रह गई वो बन गई। इस तरह का जो अप्रोच है, ये जो एक प्रकार की रेस्टलेसनेस है ना, ये बहुत नुकसान करती है और फिर आप वो देखते रहते हैं। तो इससे कोई भी मुक्त नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे पिताजी बहुत पढ़ते थे। अच्छा। और अब तो नहीं है लेकिन वो बहुत पढ़ते थे। रिटायरमेंट के बाद उनका बहुत शौक था और फिर बाद में उन्हें फेसबुक वगैरह का शौक हो गया तो वो इतना समय बिताने लगे थे। और यहाँ पर इनफैक्ट एक प्रोफेसर थी, वो उन्होंने VRS ले लिया था मास्कॉम में, मोहन खोसला, आप शायद जानते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनकी PhD इंटरनेट एडिक्शन पे, तो उनकी मैंने एक बार देखी थी तो उन्होंने फोटो इंटरनेट एडिक्शन पे उन्होंने उसमें फोटो लगाए थे कि किस तरह से कुछ बुजुर्गों ने अपना कंप्यूटर भी वॉशरूम के दरवाजे के साथ लगा लिया है कि सीरियसली? हाँ, उस PhD में था। तो माय गॉड, बाय द वे आज उनका जन्मदिन भी है, वो लंदन में आज वैसे आज मैंने मैसेज किया। तो कहने का मतलब कि ये चीजों का लाभ ही है, समय भी निकल रहा है, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं। लाभ है क्योंकि आप अकेलापन है तो उसमें आप कुछ वर्चुअल दुनिया में आप जुड़ गए, आपने कुछ पॉइंट लिख दिया, उसमें कोई दोस्त बन गए आपके। हमारे पिताजी बोलते थे मेरी इतनी देर दोस्त इतने देशों में दोस्त हैं। अच्छा। मैं उनको कहता था ये लड़कियां क्यों हैं आपकी ज्यादा दोस्त, है ना। तो कहने का मतलब ये बड़े दीज आर नॉट द, तभी मैंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और इनमें यूथ, मैं एक बार गया था, अभी तक जैसे फ्रीज हो जाते हैं ना कुछ दृश्य, तो लुधियाना के कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो मैं एक बार गया था इंस्पेक्शन के लिए वहां पे किसी, तो मैंने देखा कि जैसे ब्रेक टाइम था तो पेड़ के आसपास जैसे चबूतरा बना होता है, सब लोग बैठे हुए थे और सबके सब मोबाइल पे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बताइए, कई बार मैं देखता हूँ शताब्दी में और जगहों पर तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करके सब लोग मोबाइल, पहले रास्ते में ही सारी बातें, ट्रेन में कितनी बातें हमने बचपन में देखी हैं। और क्या शादियां हुई हैं, मेरे पास खुद ऐसे उदाहरण है कि आप एक ट्रेवल कर रहे हैं और लंबा ट्रेवल है और जब आप चढ़े और उतरने तक आपकी इतनी प्रगाढ़ता होगी कि बाद में ऐसा नहीं कि वो ट्रेन में शादी हो गई, बाद में वो रिलेशन डेवलप हो। तो अभी हम लोग बात करके राजी नहीं है, तो वो चीज देख के ना अभी भी मेरे को रहता है कि इस तरह से हम लोग करते हैं, ये हम मिस कर रहे हैं और बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से शेयर। हिंदुस्तान में अच्छी बात यही थी कि यूथ जो है या बच्चे और बाकी लोग भी एक दूसरे के, अगर मैं यहाँ से निकलूं मान लो कपड़े देने धोबी के पास, तो अगर मैंने थोड़ा सा मैं किसी बात से परेशान हूँ तो वो भी मेरे से पूछ लेगा, ऐसा कल्चर था। अभी थोड़ा सा हम लोग उससे दूर हो रहे हैं, सही बात, तो उसकी वजह से ये और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही जिंदगी है, सभी के पास एक है और सब अलग है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हम सब एक जैसे हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, किसी दो आदमियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो जब हम एयरपोर्ट से इमिग्रेशन में निकलते हैं तो केवल फिंगरप्रिंट ही ऐसे दबाते हैं ना, वो कभी भी मैच नहीं करते। तो इसका मतलब हम लोग सब अलग हैं, अपनी चीज को पहचाने, दूसरे की चीज से रीस में ना पड़े और जीत हार या
सब सफलता ना सफलता ये सब लाइफ का पार्ट है, नो डाउट। अब अगर कोई इस कार्यक्रम को सुन रहा होगा तो बैठे बैठे कहेगा जी भाषण देना बड़ा आसान है जब नौकरी आपके पास हो, है ना, जब पेट भरा हुआ होता है तो आदमी प्रीच करता है। बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, बहुत मुश्किल है, हमारी आबादी ज्यादा है तो समस्याएं या रोजगार की दिक्कत ज्यादा है, लेकिन सवाल ये कि स्यापा करके तो कुछ होगा नहीं। बात है। तो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता भी रखा है और हर कोई अपने आप में स्पेशल है सर। हाँ, बस यही चीज समझने की जरूरत है। अब आजकल लोग थोड़ा थोड़ा पहले की तुलना में कॉन्शियस हुए हैं, जैसे मैंने अवेयरनेस थोड़ी सी बड़ी तो है। पहले तो हमारे टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे और इसी को पढ़ाई का समझा जाता था सर, बाकियों को तो पढ़ाई हम लोग जानते हैं। अभी मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि मैं भी आपको पता ही है पहले पत्रकारिता में था, बिल्कुल। और ये जो इतना हाइप है IAS IPS के पीछे, UPSC सिलेक्ट होने के बाद जो कैसे वो होता है, पोस्टर लगे हुए हैं, आजकल तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस तरह का होने लगा है। अभी हमारा कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ तो पता लगा उसके गाँव लेने आ गया उसको। अच्छा। और आपने भी न जाने कितने IAS अफसरों से आप मिले होंगे और कितने IPS अफसरों से मिले होंगे, और मैं भी मिला 12 साल। आपको पता है कि एंड में जाके क्या काम वो कर पाते हैं, कितना उनका योगदान है, कितने उनके दबाव है, पॉलिटिशियन किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, यूज एंड थ्रो की क्या पॉलिसी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, नहीं, लेकिन लेकिन हमें ये सोचना कि भाई यही सब कुछ है जीवन। और मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के जरिए भी कि हम कोई किसी घमंड में नहीं कहना चाहता, और अब तो मैं छोड़ भी चुका हूँ आपको पत्रकारिता कि मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार का इन्फ्लुएंस किसी IAS अफसर से IPS अफसर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक्सेस है, लेकिन हम इस कैरियर में नहीं सोच रहे, सही बात। और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है। अगर आपको केवल शौक हो, है ना, मैंने भी काम किया है, आपने क्या करना है, लोगों से बातें करनी है। सही बात। आप अभी मेरे पास आए बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम बाकी जब हम बड़े अखबार में थे या किसी चैनल में आप थे तो तब भी आप यही करते थे, लोगों से मिलो, उनकी बात इधर पहुंचाओ, कई बार कंट्रीब्यूट करो। PGI में मुझे याद है हमने स्टोरी करके कितने पेशेंट की मदद करवाई, ये कराया वो कराया। तो मैं कहीं से भी वो नहीं करना चाह रहा हूँ कि वो नौकरियां खराब है, लेकिन जो हमने ये सोच लिया है कि वही एंड है, और अगर ये नहीं हुआ है तो हम क्या हो जाएंगे। अब हमने देखे इतने लोग जो 25-25 साल 30-30 साल, मैं तो बहुत बार मजाक में सुझाव दे चुका हूँ कि भाई आपको ना ये कंपटीशन का सिस्टम खत्म करके ड्रॉ से नौकरियां दे देनी चाहिए, क्योंकि इतना प्रोसेस, इतना टाइम वेस्ट, जिसकी किस्मत है भाई लग जाएगा, सही बात है ना। अच्छा, अभी इस प्रोसेस से क्या बहुत अच्छे अफसर निकाल रहे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार उतना ही है, यही लोग जो इतना आप प्रोसेस से निकाल रहे हैं, और 2-2 साल लग जाते हैं बिल्कुल। और उसमें भी आधे जब रिजेक्ट हो जाते हैं उनका अलग एक फलसफा निकलता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और जो बन जाते हैं, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, पंजाब में भी और जगह आत्महत्याएं तक हुई हैं। अरे बहुत सर, सीनियर। तो अगर हम ये मान लें कि IAS अफसरों ने भी की है, बिल्कुल, और अच्छे ब्राइट अफसर, अगर हम ये मान लें कि भाई नौकरी पाना ही जीवन का अंत है, तो फिर वो जो लोग जिनके पास नौकरियां हैं, क्या वो बहुत सुखी हैं, या वो इस तरह के स्टेप्स नहीं ले रहे हैं? तो फिर अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ अधिकारी हैं बहुत बड़े, उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, IPS अधिकारी, IAS सब जानते हैं सर, सबको आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं। इसका मतलब ये है ना कि वो अंत नहीं है, जीवन का जो ध्येय है। और पहले दिन से जब हम आए हैं, दिक्कत ये कि इन बुनियादी सवालों की तरफ हम सोचते नहीं, जो जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, कि भाई Who am I? ये पहला सवाल था कि हम हैं किस लिए, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। हम नेचुरली, हम अगर हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कोई चीज। हमें किसी को अगर अधिकारी बनने का शौक है, किसी को पुलिस अधिकारी बनने का शौक है, किसी को विदेश सेवा में जाने का शौक है, किसी को इंजीनियरिंग करने का शौक है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, वो जरूर करे, बट मन में अपने हमेशा ये चीज रखे कि ये जो जीवन है ये केवल इस चीज के लिए नहीं है। बिल्कुल। और हमें जो, जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलप, हम जितने हम अपने आप को तैयार करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है आप कोई परीक्षा लेते हैं किसी चीज के लिए और आप वहां पर देखते हैं कि एक भी व्यक्ति उसको पास, आप वो छोड़ो, अभी चंडीगढ़ में पिछले 1-8 साल पहले ASI का एग्जाम हुआ, उसमें जितने नंबर थे वो भी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे। अभी हरियाणा में बहुत विवाद हुआ इंग्लिश के प्रोफेसर्स के लिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे, जो क्लियर कर पाए, वो नंबर ऑफ पोस्ट से कम थे। फिर इनसाइडर बाइसाइडर वो अलग बहस चल पड़ी, और वो क्या नहीं कर पाए, वो 33% भी पास नहीं कर पाए। बताइए। अब आप ठीक है कमीशन की आलोचना कर सकते हैं, मैं कोई उनका वो नहीं हूँ, करनी भी चाहिए अगर कहीं करप्शन है, कोई प्रोसेस ठीक नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी तो सोचें कि 25% नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, वही तो टेस्ट क्यों नहीं क्लियर कर रहे,
और फ्रेंकली स्पीकिंग जो लोग कॉपियां जांचते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे जैसे टीचर ही तो होते हैं, वो कमीशन के मेंबर तो जांचते नहीं। सही बात। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक है, खासतौर पे अंग्रेजी जैसे विषयों में उन्हें लगा होगा। हरियाणा में या जो लोग हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं, हम लोग खुद उसमें शामिल हैं, जो शायद उतने सहज नहीं होंगे अंग्रेजी में। और ऐसे ही और जगह पर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जो आपको जिस तरह का व्यक्ति चाहिए, एक तरफ तो ये संकट है कि नौकरियां कम है, दूसरी तरफ ये भी संकट है कि जो बच्चे ऐसे हों जो उनको नौकरी, मैं उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। एक बार कोई यहाँ से चंडीगढ़ से कोई नेता थे, उन्होंने मुझे कहा कि उनके किसी व्यक्ति ने कहा कि कोई हमें वो चाहिए फीडबैक के लिए, जो हमें रोज लिख के दे कि अगले दिन क्या क्या इशू आए हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो मैंने अपने एक दो बच्चों से बात की, किसी का जवाब ये था, अच्छा जी उसमें तो रात को जाना पड़ेगा, उसमें तो जी फिर ये तो परमानेंट नहीं है जी, है ना, मतलब तो वो जो हमारा एप्टीट्यूड है, हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट थोड़े से बच्चे ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से हो, इसलिए और जगह ऐसा ना होता। बट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग भी बहुत ज्यादा मतलब गो विथ फ्लो जिसे कहते हैं वो नहीं करते। अपॉर्चुनिटीज हैं तो हमें लगता है नहीं ये तो छोटा है, ये नहीं ये तो रेगुलर नहीं होगा, ये तो। अब मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि भैया अब सब जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही आ रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश में पोस्टें निकली हैं कोई टीचर्स की, बंद है सब अब तो सरकारी, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए निकली। बिल्कुल। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हमारा इंडिस्पेंसेबल जिसको हम कहते हैं, कोई हमारे बिना काम ना चले। बहुत सारे हम बच्चों को जानते हैं जो परंपरागत क्षेत्र को छोड़ के अपना, अगर उनमें स्किल है ना, टाइप अच्छे से कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। स्किल मेन है कि स्किल डेवलप करो, बस यही चीज है। बहुत लोगों से बात होती है जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं, वो यही कहते हैं कि बाकी जो सारी पढ़ाई है वो इतनी वो नहीं है, सिर्फ आपका एंड में क्या रह जाता है, एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात करते हैं, कैसे समझते हैं, और दूसरा आपका डेटा एनालिसिस आजकल और तीसरा जो जैसे मैंने कहा अभी, अगर हम टेक्नोलॉजी की आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं अपने काम काज, इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीजें, अभी मैं आमिर खान का इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत लंबा जो आया था ललन टॉप पे, उसमें वो यही कह रहे थे कि जब मैं बीए कर रहा था तो मैंने कहा भाई मुझे ये काम, मुझे फिल्म में जाना मेरे काम की नहीं है, तो मैं क्यों करूं, है ना, मैं वो चीजें सीखूं जिनमें मेरा इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें जो अपना टोटल टेम्परामेंट है जीवन में उसको बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूथ हमेशा ये जो एटीट्यूड है कि नहीं आज का यूथ पढ़ना नहीं चाहता, आज का यूथ बिगड़ा हुआ है, वो आज की रिस्पेक्ट नहीं करता, इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मनुष्य के मनोभाव है ना, मनोविकार, इज्जत, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब सेम है। तो इसलिए बच्चे आज के भी उसी तरह के हैं। आपको थोड़ा सा उनके लेवल पे आके अगर हम बात करें, सही बात है, खासतौर पे टीचर्स को, आजकल एआई के जमाने में इंफॉर्मेशन के लिए तो किसी को कोई कमी नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं कि अगर डिग्री मैंडेटरी शर्त ना हो, जहाँ से आपने पूछा था डिग्री और स्किल का, मान लो किसी को एग्जाम देने के लिए ये जरूरी ना हो कि मिनिमम बीए होना चाहिए, तो लोग कॉलेजों में आएंगे नहीं। बिल्कुल। अभी वो केवल वो शर्त पूरी करने के चक्कर में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो आगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन का पहाड़ है सर, पूरा एकदम बाढ़ आप ले सकते हैं आसानी से। बहुत कोविड के बाद तो अब आप देखते हैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा शुरू। अरे सर मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं ये काम कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं एआई की मदद ले रही हूँ, क्योंकि आज के जमाने में एआई की मदद ले, हालांकि ऑथेंटिकेशन जो है उसको भी चेक करना पड़ता है कि एआई जो दे रहा है वो सही है कि नहीं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन की तो इट्स फ्लडेड, इतनी तरह की इन्फॉर्मेशन है सर कि आप घुसते जाएंगे और डीप चला जाएगा। तो पढ़ाई तो आप अगर आप इन चीजों के जरिए करेंगे और ऑथेंटिक जगहों से करेंगे तो आपको सच में कॉलेज में आके मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टीचर से ज्यादा अच्छी मटेरियल उनके पास है। और क्या, और जो आप इन्फॉर्मेशन कह रही, देखिए ये ब्रेन रॉट बल्कि एक शब्द भी चला है आज के, तो यही है कि टू मच क्लटर जो है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन है, टू मच कम्युनिकेशन है, उसी में से छांटना कि मेरे लिए कौन सा सही है, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। तो जो एप्टीट्यूड है ना उस पे ज्यादा जोर होना चाहिए। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन या उसकी बात है, मैं फिर कहता हूँ कि मैं नाम भी लेना चाहूंगा, वो है नहीं, यूजीसी के एक वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने एक बार भाषण दिया था पीयू में, तो उन्होंने यही बोला था कि जो कैंपस लाइफ है उसका सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका पीयर ग्रुप है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। जब आप क्लास में आते हो तो केवल आप पढ़ने के लिए नहीं आते हो, वो केवल टीचर के लिए नहीं आते हो, आप अपने जो दोस्त हैं जो आपके साथ हैं उनसे साथ जो आप सीखते हो चीजें, वो चीजें शायद। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आदमी का जो दिमाग है, आदमी जो खुद एक
क्रिएचर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और वो बशीर बद्र का एक शेर भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। एआई जितना भी आ जाए वो मुकाबला नहीं कर सकता। अभी आजकल मजाक में लोग कहते हैं ना कि आप लिख दो जी प्रेमचंद की तरह की कहानी लिख दो तो यही लिख देगा, आप लिख दो निराला की तरह की कविता लिख दो। मैं लिटरेचर हम लोग पढ़ाते हैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ, आपको और भी दे सकते हैं जो एआई का है। आने वाले समय का किसी भी तकनीक से हम आंख नहीं मूंद सकते, लेकिन हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो मनुष्यता है, इंसान का उसमें रोल है मशीन का, वो रहेगा। तभी मैं कह रही हूँ कि ऑथेंटिसिटी जो है ना वो तो आपको फिर वहीं से मिलेगी। आपको ये बैलेंस रखना जरूरी इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब तकनीक आपको इस्तेमाल करो, लेकिन आप तकनीक को इस्तेमाल करें। बेसिकली बात ये कि आप का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं हो, आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो, बिल्कुल, और आप चूज करें। तो मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज आनी चाहिए। अभी मैंने आपसे पूछा कि हम कैसे यूज करते हैं, ये कैमरा कैसे काम करता है, तो वो जो उत्सुकता है, वो जो कौतूहल है, बस वो आना ये जीवन में बहुत जरूरी है, और तभी आप चीजों को सीखते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सीखते हैं तो मुझे लगता है अभी भी, जो कि जैसा मैंने कहा कि आपके जो युवा दर्शक हैं वो निश्चित ही उन्हें गुस्सा चढ़ सकता है इस बात से कि भाई नहीं, जो बेचारे क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आप अगर आप में स्किल्स हैं और आपका एटीट्यूड ठीक है तो आपको काम मिल सकता है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि हम रैट रेस में ना पड़े, है ना, और हम अपने तरीके से कोई काम करें। मैं कहीं ये नहीं कहता कि जी आप पकौड़े बेच के काम करें या आप वो करें, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं आज के समय में जो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे हैं जो ट्यूशन अच्छा पढ़ा लेते हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन आजकल वो बाहर पढ़ा रहे हैं। हमारे अपने बच्चे हिंदी सिखा रहे हैं, बाहर के देशों में डिमांड है। भाषाएं ज्यादा सीखनी चाहिए, बिल्कुल, ये तो बहुत आज के समय में। अगर आप देखिए टूरिज्म वगैरह के सेक्टर में हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम चाइनीज सीख लें या हम भारतीय भाषाएं नहीं सीखते। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, पंजाबी नहीं सीखी अच्छे से। सर मेरे साथ मैं समझ पूरा लेती हूँ, लेकिन बोलना आना चाहिए ना। तो हम जितनी भाषाएं सीखें, एक आप मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जो फीफा के उस समय जब कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। वो इटालियन सज्जन थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एड्रेस कर रहे थे तो जिस भाषा में उनसे पत्रकार सवाल पूछा था उसी भाषा में वो जवाब दे रहे थे। उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिले। तो वो होना चाहिए। मैं ताशकंद गया था, तो वहां पे ग्रेजुएशन लेवल 2 विदेशी भाषाएं बच्चे सीखते हैं, एक नहीं 2। अब हमारे यहाँ आप देखोगे कहीं कि ये हो रहा है। हमने इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझी भाषाओं की। हमने भाषाओं में हम बहुत दरिद्र हैं। आप देखते हो अंग्रेजी में, हिंदी में, आजकल लोग बड़ा कहते हैं ना जी हिंदी में बच्चे कमजोर हो रहे हैं। उनसे मैं कहता हूँ अंग्रेजी में कौन से अच्छे हैं, लिख के देखो ना। बिल्कुल। जो टीचर है वो परेशान है कि बच्चे क्या लिख, अखबारों में लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते। तो वही बता रहा हूँ ना, तो वो बेस ही नहीं, दिखावा। और जब आप लैंग्वेज को, हम लोग बहुत बार समझाते भी हैं कि लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। वो तो मैं आपको इशारों से बता दूंगा। सही बात। मैं आपसे कहूँ जी मैं ऐसे करूँ, मुझे पानी पीना। लैंग्वेज आपको बनाती है, आपका जो अंदर संस्कार है उसको पैदा करती है। आप चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। हम लोग कहानी, उपन्यास, कविता, ये सब में यही बताते हैं कि वो आप जब पढ़ते हैं तो आप उससे सीखते हैं। एक बहुत बड़े पंजाबी के ऑथर है गुरदयाल सिंह, उनकी डेथ हो गई, ज्ञानपीठ मिल चुका है उनको भी मैंने एक बार सुना था। मैं तो एक आध सेंटेंस भी पकड़ लेता हूँ तो फिर याद रखता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप दूसरे के दुख में जो आप में क्षमता है शामिल होने की, साहित्य उसको बढ़ाता है तो सब में, लेकिन एक अपेक्षा रहती है। तो जो पर दुख का अतर बोलते हैं जिसको, अच्छा, है ना। गांधी जी से आप शुरू कर लो, उनका भी जो भजन था जो वो सुनते थे वो यही था कि वैष्णव जन तेने कहिए पीर पर आई जाने, दूसरे की पीड़ा को समझना। ये जो अब हम बोलते हैं मैनू की तेनू की वाला जो कल्चर है, उससे ये चीजें उभारती हैं। तो हम लोग अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि साहित्य यदि आप पढ़ते हैं तो आप में संवेदनशीलता बढ़ती है। सही बात। और वो बहुत जरूरी है कि आप पत्थर ना हो जाए, है ना। आपको फिर दिक्कत यही होती है, आज अगर मैं आपके दुख को नहीं समझ रहा हूँ तो कल आप मेरे दुख को नहीं समझेंगे। अगर हम लोगों को दिलचस्पी लेना बंद कर देंगे, अगर कोई व्यक्ति परेशान लग रहा है तो अगर आप उससे पूछने में आप सोचोगे मुझे क्या पड़ी है, लेकिन हो सकता है कि आप अगर उससे बात करें तो वो घड़ी टल जाए जिस घड़ी में वो उस समय है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीजों का इलाज कर लेंगे, बट हमें इन चीजों के प्रति एटलीस्ट सोचना चाहिए या सचेत होना चाहिए। आप अगर यूथ पे बात कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, है ना। आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये विषय जरूरी है। अगर यूथ सुनता है वो उस बात से कुछ उसको कहीं पे स्पार्क हो जाता है ना। तो
आप कई बार होता है, आप किसी एक कथा को पढ़ के आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। कोई प्रेरक जो बड़े लोग हैं, जिनके व्यक्तित्व एकदम अंदर तक चली जाती है बात। आप पढ़ते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति है, उसके हाथ नहीं है और वो पैर से लिख रहा है या टाइप कर रहा है, तो सडनली आपको ये रियलाइजेशन होता है कि यार मैं इस छोटी सी बात पे वो करे। एक वो गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और उसका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बिल्कुल। तो अगेन आई एम सेइंग कि बड़ा छोटा नहीं होता। किसी को आप कहो कि जी आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, ये नहीं कह रहा हूँ करने को, बट एट द सेम टाइम आपको रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि अप एंड डाउन। हम लोग हमेशा ये उदाहरण देते हैं, बहुत घिसा पिटा है वैसे, कि जब आप देखते हैं ना, वो लगा होता है जब स्क्रीन पे ECG वगैरह जब करते हैं, तो आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे लाइनें हैं। और अगर भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो जब किसी का निधन हो जाता है तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है। ऐसे जीवन है। जीवन तब तक है जब कभी वो ऊपर ले जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी चोट लगेगी, कभी खुशी होगी, कभी कोई धोखा देगा, कभी कोई प्यार देगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो हमें इन चीजों को इसी तरह सफलता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स का मैं बड़ा फेवर में रहता हूँ, इसलिए कि स्पोर्ट्स ना हमें सिखा देता है कि हार और जीत पार्ट है ना। तो स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेलना है कि हमें कोई क्रिकेट टीम में जाना है या हमने IPL खेलना है। स्पोर्ट्स इसलिए खेलना है कि हमें वो टीम स्पिरिट आ जाती है। खासतौर पे टीम गेम अगर होते हैं तो, इंडिविजुअल से ज्यादा मैं टीम गेम का सपोर्टर हूँ, तो उसमें आपको वो सीखने को, तो जो वो स्पिरिट है वो आनी चाहिए। अगर आप में वो स्पिरिट है कि यार आज ये बंदा मेरे से आगे निकल गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, बजाय उसका सिर फोड़ दूं। सही बात। आजकल आप देखते हो सड़कों पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो रोड रेज हम बोलते हैं, अभी तक मुझे उदाहरण याद है। एक बार बहुत पहले की बात है, कसौली में 2 गाड़ियां जा रही थी। एक गाड़ी में एयरफोर्स का यंग अफसर था और दूसरी गाड़ी में कोई परिवार के साथ जा रहा था। उनका केवल ओवरटेक करने पे विवाद हुआ, और जो परिवार के साथ व्यक्ति था उसने अपने रॉड रखी हुई थी कोई कार में, और उसने उसको मार दिया और उसकी डेथ हो गई एयरफोर्स बिना किसी पूर्व दुश्मनी के। तो ये चीजें हम, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन में, आप जैसे कोई जाता है, अगर आप रोड पे पास, मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ, जैसे आप रोड पे कोई गाड़ी तेज जा रही है, आप निकलने देते हो ना, मैं तो आराम से बोलती हूँ कि जाओ। तो ऐसे ही आप जीवन में कोई दूसरा आपसे आगे जा रहा है तो जाने दो, बिल्कुल ना पढ़ो, बिल्कुल। उसके अपनी किस्मत है, वो अपनी किस्मत। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हड़बड़ी किस चीज की है भाई, तो जाना है ठीक है, करो अपना, कोई बात नहीं। आप आगे जा रहे हो, बहुत आगे जाओ, भगवान करे आप बहुत आगे जाओ, बहुत अच्छा करो। मैं अपने टाइम पे अपनी जगह पहुंच जाऊंगा या जाऊंगी, बस इतना ही करना होता है। तो और जब आपका वक्त है, जब आपको कोई चीज मिलनी है, मैं तो बहुत डेस्टिनी में विश्वास रखता हूँ। यूथ टाइम से सही बात है, वो वक्त से पहले कीमत से ज्यादा वाली बिल्कुल। मैं आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, मिलेगा और कोई ना कोई पावर होती है। तो ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाओ या आप काम मत करोगे, ठीक है जी, नहीं काम करोगे तभी वो टाइम आएगा ना, काम करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ फल गिरेगा पेड़ के नीचे जाओ, आप देखो आपका पेड़ लगा हुआ है, अब वहां से तो आम नहीं आएगा, मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा, उतनी एफर्ट हमें डालनी पड़ती है। बट हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर होगा। ये शायद रमेश राय बच्चन जी कहा भी करते थे, अमिताभ बच्चन के ही मैंने किसी में देखा था कि अगर आपके मन की हो तो बहुत अच्छी है, और ना हो तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि वो फिर भगवान, वो कई बार बोल चुके हैं, तो भगवान की अच्छी, भगवान की मर्जी हो रही है। बिल्कुल। और कितना समय देखा उन्होंने, बीच में दिवालिया हो रहे थे। अमिताभ बच्चन के व्यक्तिगत जीवन को लेकर लोग टिप्पणी करते होंगे, सीख है अमिताभ बच्चन, लेकिन करियर के हिसाब से तो बहुत उतार चढ़ाव देखे। और तो ऐसे और जितने भी लोग हैं, बहुत जितने ऊपर गए हैं सर, सारे के सारे, अगर उनकी कहानी, बहुत झटके। एक बड़ी अच्छी लाइन थी किसी की, सुख के पथ पर पलक बिछाएं सबके सब, ये नहीं लाजमी, जितना बड़ा दर्द जीता है होता उतना बड़ा आदमी। तो अगर आपको चोट लगती है तो आप सीखते भी हैं। रॉक स्टार में यही तो था शायद, कि जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा आप शायर बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप बाकी छोड़िए सर, आपका अपना अनुभव और मैं अपना अनुभव देखती हूँ, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं अपने जीवन में। आप अपना अगर शुरू से याद करेंगे या मैं अपना शुरू से याद करूंगी तो पता नहीं कितना हमने। नहीं, 2300 रुपए जब मैं जनसत्ता में मैंने अपनी नौकरी शुरू की 95 में, तो मैं चाहता था हॉस्टल में रह सकता था, पंजाब यूनिवर्सिटी के ही लोग रहते हैं, पर मैं तो तुरंत छोड़ दी। और सेक्टर 23 में एक गैराज था, जैसे वो होता है, वहां पे मैंने किराए में मकान लिया था और 2300 रुपए मिलते थे। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब आजकल ये कहानी सुनाओ तो कई लोगों को लगता है कि भाई अपनी कोई ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है, नो डाउट 2300 में गुजारा होता है। हाँ, तो फिर आप मेहनत करते हैं धीरे धीरे। अब अभी आप किसी को कहो जी इस कम में तनख्वाह में चले जाओ, तो लोगों को लगता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि पता नहीं वो अवसर आपको एंड में कहाँ लेके जाएगा। बिल्कुल। आज आप इतने से शुरुआत करो, पहले जाओ तो वहाँ सीखोगे, वहाँ कोई रिलेशन। सर आजकल के बच्चे सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल के बच्चों में ये चीज आ गई है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है।
हमने तो सर ये कभी बोला ही नहीं, जो जैसा मिला हमने कर दिया या हम करते गए। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सीखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समझे कि भाई ये मेरा काम नहीं है वाला जो चीज है ना, या मेरा टाइम अब खत्म हो गया, अब मुझे ये काम नहीं करना है। ये जो चीजें वो लोग करते हैं ना, इसको थोड़ा सा शुरुआती जीवन में कम से कम इस पर थोड़ी सी लगाम लगाएं तो आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा मिलते हैं। वो तो घरों में भी बांट रखे है कि जी ये बड़े भाई का काम है। वही मैं कह रही हूँ कि और काम करने से आदमी सीखता है। बट मैं अगेन आई एम सेइंग कि इसमें केवल नई जनरेशन को हम वो करें, वो नहीं होता है। सभी लोगों का उसमें योगदान है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, बिल्कुल, जहाँ रट्टा प्रणाली को महत्व दिया जाता है, चाहे हमारा कंडक्ट हो बड़ों का, है ना। आप लेक्चर कुछ और दें, काम कुछ और करें, तो वो चीज गले नहीं उतरती है। तो अगर आप खुद भी ईमानदारी से बात करें, उनके लेवल पे जाके बात करें, तो शायद आप समझा भी सकते हो। सही बात। पर ये चैलेंज हमेशा रहता है, ये उन्हीं के सामने नहीं, सभी लोगों के सामने ही चैलेंज रहता है। आप हमेशा जिंदगी में इस चीज से जूझते रहते हैं। बट नो डाउट, क्योंकि वो एक ऐसे, मैंने बताया, मुहाने पे हैं। देखिए यूथ के पास उसके कई तरह की चीजें हैं। एक तो नौकरी का है, सेटल होने का है, प्रेशर उसके बाद तो उसका इमोशनल जो है वो है, उस तरह की जो आवश्यकताएं हैं, तो वो बहुत सारी चीजों से एक साथ जूझ रहे होते हैं। तो उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा उदारता से बात करनी चाहिए। और अगेन मैंने कहा कि वो चाहे टीचर्स हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, है ना, वो इस तरह की जो फीलिंग ले आते हैं कि अच्छा जी वो तो शर्मा जी का बच्चा तो ये कर रहा है, शर्मा जी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो टिप्पणी है ना, कि अच्छा आपने वहाँ दिया, वहाँ तो ये है ना, चंडीगढ़ में तो जी ऐसा होता है, वहाँ क्यों बच्चों को आप भेज रहे हैं। इस तरह का जो दृष्टिकोण है उससे भी नुकसान होता है। और जो लोग समझदार हैं, जो जैसे मैंने बताया, वो इन चीजों को कोप अप करते हैं और विश्वास करना चाहिए बच्चों पे। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि ये सबसे जरूरी है, बेहतर है और वो हमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं। एक्चुअल में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग का उतना एक्सपोजर नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं था, तकनीक नहीं थी, ये नहीं थी। आजकल के बच्चों का जो एक्सपोजर है और हमारा जो था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कई बार बात चलती है तो मैं कहता हूँ उनको कि मान लो मैं संयोग, जैसे मैंने कहा, उसमें कोई शेखी वाली बात नहीं कि मान लो मैं 30-35 देश मैंने देख लिए अब तक जीवन में, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई जब मैं 22 साल का था तो मैंने भी एक भी नहीं देखा था, तो इसमें क्या हो सकता है आपको भी मौका मिले और आप देख पाए। तो अब अगर हम ये सोचे कि अच्छा हम तो कभी ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। और अगेन मैंने बताया कि आफ्टर ऑल आपको एक अच्छा इंसान बनना अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, है ना, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अल्टीमेटली आपके घर वाले, आपके 4 दोस्त, आपके भाई बहन, यही मैटर करते हैं। बिल्कुल, दुनिया क्या सोच रही नहीं कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना आएंगे आपकी मदद के लिए, वही 4 लोग आएंगे जो आपके माँ बाप हैं। और माँ बाप को खासतौर पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो उनके प्रति ये जो, जैसे आपने कहा ना, मेरा काम ये नहीं है, और ये स्ट्रगल चलता रहता है हमेशा। विचारों में अंतर होना भी चाहिए, लेकिन हमें लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। उस क्लैरिटी का अभाव होने से कई बार दिक्कत होती है। जैसे मैंने बताया ना, एक दूसरे को देख के कि भाई वो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए, ये शराब पी रहा है तो मुझे भी शराब पीनी चाहिए। हमें दूसरे की तरीके से प्रूव नहीं करना है। बिल्कुल, हमारा जो मन खुद कहता है हम वो करें, है ना। गलत सही या सच्चा झूठा वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसमें आदर्श होने चाहिए, पर ना कुछ सफेद ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ होती भी नहीं, बाइनरी होती नहीं। लेकिन आपका जो मन कर रहा है वो आप करें। लाइफ अगर जिगजैग नहीं हुई तो फिर आप तैयार कैसे होंगे? बड़ी सीखना चाहिए, हाँ, है ना, ये चीज है। अच्छा, तो हमने तरह तरह की बातें की। अब मतलब हमने बहुत एंगल से अपने युवाओं को एक तरह से समझाने की कोशिश की है, हमारे अपने अनुभव के जरिए। आज के युवाओं को करियर के हिसाब से या फिर किसी भी तरीके से अगर आप कोई सलाह देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? आपकी अनुमति हो तो मैं तो, मुझे कहानियां बड़ी नहीं प्लीज, तो एक कहानी आपको सुनाता हूँ और उस पे एक संदेश छिपा हुआ है, हम तो उसी को मानते हैं। तो एक बार एक जंगल में एक शेर था जो राजा था। वो बहुत सारे भेड़ बकरियों पे जुल्म कर रहा था, खा लेता था उनको पकड़ के। तो इलेक्शन आए तो जब प्रजा ने शेर को हरा के बंदर को राजा बना दिया, तो शेर और फ्रस्ट्रेट हो गया, वो और ज्यादा खाने लगा भेड़ बकरियां। तो सारी भेड़ बकरियां महाराज बंदर जी के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई महाराज, हमने तो आपको जिताया था ये सोच के कि भाई हमें अच्छे दिन आएंगे हमारे, और ये तो उल्टा हो गया। तो शेर बंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उसने छलांग लगाई, दूसरे से तीसरे पे लगाई, चौथे पे लगाई, फिर पहले पे लगाई। तो थोड़ी देर तो प्रजा देखती रही। तो उसने कहा कि भाई शायद
गुस्सा आ गया बंदर को बहुत ज्यादा इस बात से। जब वो रुका नहीं तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज देखिए हमारी जान पे बनी हुई है और आप इतनी देर से इधर से उधर छलांग लगाए जा रहे हैं। तो बंदर ने कहा जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यही है कि जो आपके बस में वो करिए, है ना। आप ये सोचें कि भाई हम दूसरे को बदल देंगे। हम कई बार बहुत दुखी होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं, सही बात आपकी क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या परवरिश है, हम अपना कंडक्ट देख सकते हैं। तो जो पहली बात तो ये है कि अपने जो हमारे बस में है उसको हम कोशिश करें, उसमें कमी ना रखें, ईमानदारी से उस चीज का यूटिलाइजेशन करें। और दूसरा कि एंड ऑफ द रोड नहीं है कुछ भी जीवन में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जी हमारा सब कुछ चला गया, बाद में हमें लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ। उदाहरण में आपको कई बार ऐसा होता है, उदाहरण मान लो यूथ के अगर हम एंगल से दें कि कोई लड़की या लड़का आपको छोड़ के चला जाए, आपको लगता है जी मेरी तो दुनिया तबाह हो गई, मैं तो ये हो गया, मैं तो लुट गया, मैंने ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गया। बहुत कॉमन है। 2 साल बाद आपको कोई और मिलता है और देन आप भगवान का शुक्रिया करते हो वो अच्छा हुआ वो छूट गया, नहीं तो ये कैसे। तो आपको विश्वास रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे को भी स्पेस देना चाहिए। और कैरियर के लिए जहां तक बात है, मैंने पहले ही कहा कि एक तो ये मत सोचे कि अपने सारा दांव आप एक घोड़े पे लगा दें, भाई एक जगह पे लगा दें। सीखते रहें, लगातार प्रोसेस है। डॉक्टर्स का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर्स आप देखिए हमेशा सीखते हैं ना पेशेंट से, उनको जितना हर दिन और कितना वो होता है। पीजीआई में आप कभी जाके देखो कि कितना वो है सरकारी अस्पतालों में। तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है और हमें ये सोचना है कि हाँ हमने हमारी तरफ से हम ओपन रहें कि हम अधिक से अधिक चीजों को सीखें। जहाँ लोगों की आप मदद कर सकते हो मदद करिए। बहुत असर होता है दुआओं में, हमें पता नहीं लगता है कि कौन सी दुआ, कौन सा अच्छा कर्म, कौन सी अच्छी बात आपकी कहीं आपकी मदद करती है। आप लोग ने आपने भी कई चैनल बदले हैं, हमने भी नौकरियां बदली हैं। कई बार आपको लगता है कि एक कोई बात, एक कोई कही हुई बात इतना ट्रेवल करती है कि दूसरा आपको कहता है कि अच्छा आप ही चलो भैया। क्योंकि इन जगहों पर तो वैसे भी कोई बहुत प्रोसेस फॉर्मल तो होती नहीं है। आपने परीक्षा दी, 3 साल तक परीक्षा ही दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जब जनसत्ता में नौकरी की, मैंने सब एडिटर के लिए अप्लाई किया। प्रभाष जोशी एक बहुत बड़ा नाम थे जनसत्ता में, उन्होंने दिल्ली में इंटरव्यू लिया, मुझे रिपोर्टिंग में कर दिया। अगर उस समय मैं सब एडिटर होता, मेरे जीवन की कोर्स ही दूसरा होता शायद, क्योंकि उस तरह का एक्सपोजर जो रिपोर्टर को होता है वो डेस्क पे नहीं होता बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये भाषण देना आसान है, बट मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति आज 20 साल का है और युवा है, जब वो 50 साल में जाएगा तो वो इसी बात को याद करेगा कि हाँ ये बात सही है कि चीजें जब होनी होती हैं बहुत आराम से होती हैं। जो आपके लिए बनाया है भगवान ने वो जरूर आपको मिलता है। तो हम उम्मीद नहीं छोड़ें, स्यापा ना करें, है ना, नेगेटिविटी अपने अंदर। सर एक तो ना आजकल के युवाओं को अगर आप कुछ समझाने जाएं तो उनको लगता है जैसे हम ना ज्ञान दे रहे हैं। मैंने अभी 4 बार बोला बात शुरू से कि अभी उनको बहुत भाषणबाजी लगेगी, हो सकता है गुस्सा भी आए, है ना, ये भी कहें कि हाँ जी बैठ के बातें कर रहे हैं, है ना, अपना करना पड़े तो पता लगे। जैसे कई बार आपके बच्चे कहते हैं आपके कितने नंबर आए। तो मैं ये हमेशा समझाता हूँ कि अगर हमने कोई चीज नहीं की है तो हम समझाने का भी हमें हक नहीं है। पहली बात तो ये सोचनी, और दूसरा अगर हमने नहीं किया तो हमें ज्यादा पता है उस चीज की वैल्यू, तो सुन लेनी चाहिए, जो बात अच्छी लगे वो रख लेनी चाहिए। और मैंने ये बताया कि नेगेटिविटी से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हम किसी के बारे में टिप्पणी कर दें, कोई बहुत आसान होता है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, हम कोई ना उसके कोई कैरेक्टर पे कह देगा। लड़कियों को तो बहुत मुश्किल, आसान है ये कहना, टिप्पणी कर देना। बाकी लोगों को भी तो जी ऐसे हुआ होगा, ये तो वैसे हुआ होगा, इसने तो पैसे दिए होंगे, इसने तो सिफारिश दी होगी। हम उस समय ये देखें कि हमें कितना आता है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि ये शिकायत करने से पहले आप बताएं आपकी अंग्रेजी कैसी है। हमारे यहाँ खासतौर पर जैसे बच्चे, या आपने कितनी आप फ्लो से लिख सकते हैं, आपकी हिंदी में कितनी गलतियां हैं, फिर आप बोलो। उसके बाद अपने आप को हम लगातार अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा अभी बहुत नॉन कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं, कोई एनिमेशन में है, कोई कार्टून में है, कोई कहीं है। मेरे अपने एक चाचा का बेटा है जो जरूरी नहीं कि उसने IIM से MBA किया हो, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया, लेकिन किसी मल्टीनेशनल में बहुत बड़ी पोजीशन में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऑनेस्टी पे करती है। गधा घोड़ा बराबर वाली बात नहीं जो सरकारी में कहते हैं, है ना, कि आप एक बार नौकरी लग गए और आप बस। प्राइवेट में अगर आप ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, दिल से काम करते हो, तो आपको वो वैल्यू भी करते हैं कई जगहों पर, है ना, जहाँ पर, क्योंकि तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। मेरा एक और दोस्त, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा।
यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में था। तो वो उसके परिवार में भी दिक्कत हुई, उसके फादर का एक एक्सीडेंट हुआ, तो ट्यूशन भी पढ़ाया उसने, सब कुछ किया उसने। यूरेका फोम्स के आपको याद होगा वैक्यूम क्लीनर आते थे, क्योंकि कितना मुश्किल था बेचना, वो घर घर जाके बेचा। अच्छा। तो करते 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 वो बीएससी भी उसकी क्लियर नहीं थी, और करते करते एमबीए भी नहीं है, और करते करते पेप्सी में और फिर और जगह, और अब किसी मल्टीनेशनल में, आजकल श्रीलंका में, पहले सेनेगल में था, बड़ी जगहों पर पहुंचा। तो क्या बात। वो जो परसिस्टेंस है, हाँ, तो आप लगे रहना, और आप में एक इनर वो होता है कि बोलने का, जैसे मैंने कहा ना, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को समझना, प्यार से बोलना। पोइट्री लिखता था वो, अच्छा, है ना। तो वो भाषण में मेरी उससे दोस्ती भी ऐसे हुई कि डिबेट कंपटीशन में हम एक बार इकट्ठे गए थे। तो वो साइंस में था, मैं उसमें था, वो भी हिंदी में बोलता था। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है। कई बार लोगों को लगता है कि जी हवा में बात करें, हवा में नहीं है ये। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति यूरेका फोर्स में था, उसकी बीएससी भी नहीं थी, वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट लाइफ में भी उसने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। तो लोग आगे बढ़ते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं, लगे रहे। डिप्रेशन, नशा, है ना, ये जो ईर्ष्या, ये जो नेगेटिव मनोभाव हैं, एक हमारे रामचंद्र शुक्ल की हम हमेशा लाइन कोट करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत होता है ना आजकल ये। तो वो कहते हैं बैर जो है वो क्रोध का अचार है या मुरब्बा है। अच्छा। अगर आप गुस्सा अपने अंदर रखेंगे वो बैर में बदल जाएगा, दुश्मनी में बदल जाएगा, तो आपका ही नुकसान है। तो अगर गुस्सा है निकाल लीजिए। ये तो अब साइंटिफिक बात है, जब भी मेट में भी आपने देखा गालियां, वो जरूरी है, चुगलियां भी जरूरी है, निंदा भी जरूरी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करें। लेकिन मतलब आप अपने दिन को 24 घंटे हैं तो उसमें 1 घंटा कर लीजिए। अब आप 24 में से 23 घंटे रात को सोते हुए भी किसी को गालियां ही दे रहे हैं, और सुबह उठते हुए भी खुद को रोक रहे हैं, इस तरह से उससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम को उसी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। और एग्जाम्स को लेके तो देखो, हमेशा मैं कहता हूँ ये लोग तो बहुत आगे हैं जो गाइड करते हैं लोग, जैसे मैंने विकास जी वगैरह का बताया। अल्टीमेटली एग्जाम स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आप कई बार हो सकता है आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही हो, और कई लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, तो वो एक कुछ फोकस्ड आप कितना रह के पढ़ते हैं, आपका कंसंट्रेशन कितना है। आप किताब लेके बैठे हुए हैं और मन में नेगेटिविटी आप ला रखी है आपने, तो फिर सफलता नहीं मिलती। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। हर आदमी की हैंडराइटिंग भी अलग होती है ना, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है और आप ये सोचे जी मेरी वैसी हो जाए, तो उसकी जगह आप कुछ और सोचें, है ना। उसकी जगह आप ये सोचें कि भाई OMR में तो हैंडराइटिंग काम नहीं आएगी, मैं वैसे वाले टेस्ट क्लियर कर लूंगा, है ना। तो रास्ता दूसरा जहाँ पे लिखना नहीं है, बिल्कुल, पढ़ें अच्छे से, लिखें अच्छे से, बोलें अच्छे से, बातचीत करें, लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और किसी भी चीज से, मैंने बताया आज के समाज में बहुत आसान है अगर आप अच्छी चीजें सुनना चाहें। मैं सुबह वॉक जाता हूँ तो हमेशा मेरी आदत है ईयर प्लग लगा के मैं 1 घंटा कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह से। तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छी चीजें मिल जाती। बहुत बार लोग कहते हैं कि जी कैसे पता लगे ये अच्छी किताब है। मैंने उनको हमेशा कहता हूँ कि जब तुम कपड़ा चूज करते हो तब तो नहीं पूछते किसी से, खुद ही जाके दुकान में देखते हो ना, जो भी क्राइटेरिया उसके होते हैं। ऐसे ही लोगों को चुनो, जो अच्छे दोस्त हैं वो बनाओ, जो पता चल जाता है। पता चल जाता है। आप अच्छी किताबें सुनो, आप अच्छे लेक्चर सुनो, चीजों को, जो चीजें आपको एनहांस करती हैं। सर, कई बच्चों को किताबें पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, तो आप ऑडियो बुक्स, होता है ना किसी को, कोई जरूरी नहीं है, ऑडियो बुक्स या फिर जो होते हैं ना ऑडियो स्टोरीज होते हैं, इतने अच्छे अच्छे आजकल यूट्यूब पे सर ऑडियो स्टोरीज की भरमार है, बहुत अच्छा है। इतनी मतलब इंस्पिरेशनल आती हैं, या फिर कुछ वैसी अच्छी अच्छी भावनात्मक स्टोरीज बहुत है यूट्यूब में। जिनको यूट्यूब से देखने का मन है वो वहां पे भी देख सकते हैं। इंस्पिरेशन तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बस ये है कि आपको लेना कहाँ से। अभी बहुत इजी हो गया, आप दुनिया भर में किसी की प्रसार भारती आर्काइव्स पे आप पुराने, अरे बाप रे, तो भंडार है, बहुत पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है कि आप अपना टाइम स्ट्रेटेजाइज करें, प्लान करें। 24 घंटे में आपने 2 घंटे मस्ती भी करनी है, 4 घंटे पढ़ना भी है, 6 घंटे सोना भी है, बाकी काम भी करने हैं, किसी की मदद भी करनी है। और अगर आप उस तरह से अपने आप को प्लानिंग करते हैं तो जीवन में संभवतः आपको, देखिए नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सम संसार, दुख सुख तो पार्ट है लाइफ के। अगर आप सोचो कि ये सब करने के बाद दुख नहीं, वो तो आएंगे, किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिलेगा, लेकिन हम उस स्थितियों को आसानी से झेल पाएंगे। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी में है, उनकी बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, वो कहते हैं जो सुई 6 से 12 पे गई है वो 12 से 6 पे भी आएगी। तो अगर 6 से 12 में जाते हुए उछल कूद कम करेंगे तो नीचे आते हुए भी, तो परमानेंट कुछ है नहीं, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन परमानेंट नहीं है
इसका मतलब हम किसी भी चीज से हम मोह नहीं करेंगे, वो भी सही। और हल्के अपने में मन में एक चीज रखें कि हर चीज करनी है, सब कुछ देखना है, मस्ती भी करनी है, चुगली भी करनी है, घूमना भी है, पर अपने मन में ये चीज रखनी है कि भाई ये जीवन सबके लिए बराबर है, दूसरे को भी उतना ही हक है, उसकी भी जगह है, और कुछ परमानेंट नहीं है। आज अगर हम खुश है तो हो सकता है कल कोई हमारे लिए प्रॉब्लम भी आए, तो उसी प्रॉब्लम, ये जो हम कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ, जो गीता वगैरह का ज्ञान है कि आप सुख दुख में समान नहीं रह सकते, लेकिन एक कोशिश सचेत रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाए तो बेहतर है। सही बात। आप कोई भी आदर्श हो उसको 100% प्राप्त ना करें, लेकिन उसको आप 50% भी करेंगे तो आपकी मदद है। तो उसके प्रति विश्वास रखें कि यार ये बात है, अगर इस चीज को इस तरह से करा जाए तो शायद बेहतर होगा। थोड़ा सा इस रूप में हमें देखना चाहिए। और बिना मस्ती के भी जीवन नहीं है ना, तो आनंद जो है वो भी जरूरी है, और खून बढ़ाना भी जरूरी है, और वो बिना मस्ती के आएगा नहीं। तो वाकई मतलब आपके साथ बात करके, और जो मेरा क्या इस बातचीत का जो मेरा मकसद था कि हम बातचीत के जरिए ये बता सकें कि आजकल के युवा अगर भटक रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, और उनको फोकस किस पर करना चाहिए। एक बहुत सार्थक बातचीत सर के साथ, डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ थे। मैंने जैसे बताया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ और हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इस बारे में। और हमें उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जिस मोटिव के साथ हमने ये बातचीत की, मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें लाभान्वित होंगे। और यकीन मानिए हम दोनों इतने अनुभवी हो चुके हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस ही अगर बताएंगे तो काफी कुछ आपके काम का होगा। बस आप ये मत सोचिए कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, जैसे कि सर ने आपसे कहा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल यही है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि विश्वास रखिए। हर आदमी पे संदेह करना और नेगेटिविटी खुद पर विश्वास रखें, बस। और अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप सोचिए जो भी आप में है वो भगवान ने आपको दिया है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ जन्म लेते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी वो नहीं है, तो आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम ये करते हैं तो काफी सारी तो नहीं पर काफी हद तक जो हम आक्रांत रहते हैं चीजों से, उनसे हमें निकलने में मदद होगी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन मदद जरूर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया। तो वीसी ब्लॉग्स में डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने हमसे हल्के फुल्के अंदाज में हमें और आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। सोचिएगा जरूर इस बारे में कि जो बातचीत वो कर रहे थे या जो बातें उन्होंने की, जो अनुभव उन्होंने अपने साझा किए, ज्यादातर उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है जब कोई अपने जीवन का अनुभव बताकर आपको कुछ समझाना चाहता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। किसी और शख्सियत के साथ किसी और मुद्दे पर या फिर सर के साथ ही हम दोबारा किसी और मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।